अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, काश ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त होती जब मैं अपना फ़ैट लॉस कर रहा था, तो मेरे फ़ैट लॉस फेज़ में काफ़ी आसानी हो जाती, बहुत सारी अननेसेसरी सफरिंग से मैं बच जाता और मेरे फ़ैट लॉस को एक सही डायरेक्शन मिल जाती। दोस्तों 95% लोग जो फ़ैट लॉस करते हैं वो फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग वेट लॉस करने के बाद भी वेट वापस से गेन कर लेते हैं और सिर्फ 5% लोग हैं जो सक्सेसफुल वेट लॉस कर पाते हैं। फैट लॉस में फेल होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी फैट लॉस जर्नी कैसी होने वाली है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है, फैट लॉस से रिलेटेड सही साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन क्या है और कैसे अपने फैट लॉस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है। ज़्यादातर लोगों का फैट लॉस फेज काफ़ी रैंडम और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए फैट लॉस के लिए सीरियस होने के बावजूद वो लोग फैट लॉस में फेल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपना फैट लॉस फेज शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी फैट लॉस जर्नी का एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू पता होना चाहिए। इससे आपके फैट लॉस में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे आप किसी बुक या कोर्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस कोर्स या बुक के स्टार्टिंग से पहले इंडेक्स पेज पे आपको उस कोर्स के चैप्टर्स, उस बुक की चैप्टर्स का ब्रेकडाउन दिया होता है और आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया होता है कि आप इस कोर्स या इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आप कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं और आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स या बुक के दौरान। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल फैट लॉस जर्नी का रोड मैप क्या होना चाहिए, साइंस्ड बैक्ड स्ट्रक्चर आपके फैट लॉस जर्नी का क्या होना चाहिए और फिर इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। मास्टर योर फैट लॉस विद फैट लॉस पिरामिड। तो दोस्तों ये है फैट लॉस सीरीज का दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने बात करी थी कि आपको क्यों फैट लॉस करना चाहिए, क्यों फैट लॉस आपके लिए इतना ज़रूरी है, आपके फैट लॉस के पीछे एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं कि आपके फैट लॉस फेज का रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपके फैट लॉस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फैट लॉस पिरामिड गिवन बाय डॉक्टर एरिक हेल्म्स। डॉक्टर एरिक हेल्म्स एक कोच हैं, साइंटिस्ट हैं और बॉडी बिल्डर हैं। इनको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ही ऑथेंटिक और साइंस्ड बैक्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी इनके यूट्यूब चैनल और इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे। अब इन्होंने ये पिरामिड दिया था, इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था फैट लॉस के लिए, जो कि बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंज के लिए ये स्ट्रक्चर ज़रूरी है। फैट लॉस के लिए ये स्ट्रक्चर साइंस बैक्ड है। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं अपने फैट लॉस फेज के लिए तो आपका फैट लॉस ना सिर्फ सक्सेसफुल होगा बल्कि सस्टेनेबल होगा। आप जो वेट लॉस करते हैं उस वेट लॉस को आप सस्टेन कर पाएंगे और लीन और हेल्दी रह पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंज के स्ट्रक्चर का, इस फैट लॉस पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे बॉटम पे जो चीज आप देखेंगे ये होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जैसे जैसे इस फैट लॉस पिरामिड में हम ऊपर बढ़ेंगे यहां पे सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते ये होगी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपके फैट लॉस फेज के लिए। तो जो चीज बॉटम पे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस का ऑर्डर, प्रायोरिटी का ऑर्डर घटता जाएगा और ये होगी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बॉटम पे है सस्टेनेबिलिटी एंड अडेरेंस। किसी भी फैट लॉस फेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है उसका सस्टेनेबल होना और आपका उस प्रोग्राम से अडेयर करना। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो फैट लॉस फेज को अपने एक शॉर्ट सफरिंग फेज समझते हैं। उन्होंने अगर कोई डाइटिंग स्टार्ट करी है तो वो समझते हैं कि ये एक शॉर्ट सफरिंग फेज है और मैं इस दौरान अगर सफ़र कर लेता हूँ उसके बाद मेरा फैट लॉस हो जाएगा और उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी लीन और हेल्दी रहूँगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, डाइटिंग कोई सफरिंग शॉर्ट टर्म सफरिंग फेज नहीं है, ये बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप उस फैट लॉस को सस्टेन भी करना चाहते हो, आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी और लीन रहना चाहते हो। ज़्यादातर लोग इसीलिए वापस वेट को रीगेन कर लेते हैं क्योंकि वो 3 महीना 6 महीना डाइटिंग करते हैं, उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं और पुरानी उन्हीं हैबिट्स पे चले जाते हैं जिन हैबिट्स ने उन्हें मोटा या फैट किया था, जिसकी वजह से वो ओबीज हुए थे। तो आपको ये समझना होगा कि डाइटिंग कोई शॉर्ट टर्म सफरिंग फेज नहीं है, ये बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको सस्टेन करना पड़ेगा हमेशा के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो ये एक स्किल है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी
इस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी डाइटिंग को या आपके फैट लॉस को सस्टेनेबल बनाती हैं और आपका डाइटिंग फेज को अडेरेंस बेटर करती हैं, इन पे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जो आता है कि वेट लॉस स्ट्रेटजी। आप कौन सी वेट लॉस स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं डाइटिंग या फैट लॉस करने के लिए। दोस्तों फैट लॉस के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, आप कौन सी स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल में कैसे फिट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें विल पावर का यूज मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम यूज ऑफ विल पावर। अगर आप हर वक्त सिर्फ विल पावर के दम पे आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे। तो आपकी जो वेट लॉस स्ट्रेटजी है ये आपकी लाइफस्टाइल में फिट होनी चाहिए और साथ में इसमें विल पावर का यूज मिनिमम होना चाहिए। मतलब आपके पास ऐसे स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे कि आप इसको ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके अपनी डाइटिंग को। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपने एनवायरनमेंट पे काम करना होगा। अगर आप अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज करेंगे तो आपका डाइट पे अडेयर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए शराबी आदमी है जो शराब छोड़ना चाहता है बट वो रोज़ बार में हैंग आउट करता है तो उसका शराब छोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए आपको डाइटिंग के फेज़ में अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जाके उनके एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अनहेल्दी है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जहाँ पे हमारे चारों तरफ बहुत ही हाई कैलोरी डेंस फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, हेल्दी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमें ओबीज बनाता है, हमें सीडेंट्री बनाता है। तो इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है डाइट के सस्टेनेबिलिटी और अडेरेंस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अकाउंटेबिलिटी। आप कितने अकाउंटेबल हैं अपने प्लान के लिए, इस पे अडेयर करने के लिए। अब आप चाहे तो सेल्फ अकाउंटेबल हो सकते हैं, आप खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने फैट लॉस की, या यहाँ पे आपकी कोच अगर आपका कोई है तो वो आपके लिए अकाउंटेबल हो सकता है। तो अगर आपका कोई कोच है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है और जिससे आपका अडेरेंस बेटर होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपकी सस्टेनेबिलिटी और अडेरेंस को इम्प्रूव करती है वो है सपोर्ट सिस्टम। देखिए इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको खाने के लिए या डाइट को ब्रेक करने के लिए फोर्स करेंगे कि एक बार खा ले, कुछ नहीं होता एक बार खाने से, या फिर डिस्करेज करेंगे कि ये सब तू नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई सपोर्ट है, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, तो आपका एडहेरेंस और सस्टेनेबिलिटी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत डिटरमाइन करेगा कि ये आपके लिए ये जर्नी कैसे होने वाली है। इसके अलावा आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, और जब आप फेल होते हैं, जब आप फेल होंगे इस जर्नी के दौरान, ये आसान नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने रिजीम से हट जाएंगे, आप फेल होंगे, बट आप उस फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, आप फेल होने के बाद हाउ डू यू गेट बैक अप, ये भी आपके अडेरेंस और सस्टेनेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा आपको बहुत सारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए होगा अपने इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, फैट लॉस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में समझाया है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि आपका फैट लॉस फेज कितना सक्सेसफुल होने वाला है, कितना सस्टेनेबल होने वाला है, और आप अपने डाइट से कितने ज़्यादा अडेयर रहने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट करेगा आपके फैट लॉस सक्सेस को। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एम्बुलेंस निकल रही है, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कैलोरी डेफिसिट में होना। फैट लॉस के लिए जो, अगर हम टेक्निकल चीज़ों में घुसते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपका कैलोरी डेफिसिट में होना। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं तो आप फैट नहीं लूज़ कर सकते हैं। 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ के आपका कैलोरी डेफिसिट में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ मैं इन चीज़ों पे भी डिटेल में एक एपिसोड में, इन सारी चीज़ों पे एक एपिसोड फुल बात करूँगा। तो कैलोरी डेफिसिट को समझने के लिए आपको एनर्जी बैलेंस समझना होगा। एनर्जी बैलेंस आपको समझना होगा, जिस पे मैं आने वाले एपिसोड पे बात करूंगा। और आपको समझना होगा कि कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया जाता है,
कैसे कैसे कैलोरी डेफिसिट को सस्टेन किया जाता है। तो कैलोरी डेफिसिट समझने के बाद ही आप फैट लॉस कर पाएंगे। और कैलोरी डेफिसिट समझने के बाद अगर आप एनर्जी बैलेंस, जो कि बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझते हैं तो आप फैट लॉस में होने वाले, वेट लॉस में होने वाले 99% स्कैम्स से बच सकते हैं। और जो कि बहुत पॉपुलर है, वेट लॉस में स्कैम्स बहुत पॉपुलर हैं। आप देखेंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन और स्कैम से भरा पड़ा है इंटरनेट। 99% स्कैम से आप बच सकते हैं अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना जानते हैं, इसको सस्टेन करना जानते हैं और आप एनर्जी बैलेंस को समझते हैं। नेक्स्ट, आपको कैलोरी डेफिसिट इसलिए भी ज़रूरी है कि देयर आर सो मैनी डाइटिंग मेथड्स, लाइक पेलियो है आपके पास है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपके पास है लो कार्ब, कीटो, कैलोरी काउंटिंग। इतने सारे डाइटिंग मेथड्स हैं। कौन सा डाइटिंग मेथड बेस्ट है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल में फिट होने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया जा सकता है। आपके लिए कौन सा अच्छा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आने वाले एपिसोड्स में बात करूंगा। तो कैलोरी डेफिसिट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे सस्टेन करना है और बेस्ट मेथड क्या है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने का। सस्टेनेबिलिटी और अडेरेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज के थ्रू वेट लॉस कर रहे हैं और आपने कैलोरी डेफिसिट नहीं क्रिएट किया है, आपने कैलोरी डेफिसिट में नहीं है आप, तो एक्सरसाइज के थ्रू वेट करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे की साइंस क्या है और क्यों सिर्फ एक्सरसाइज से वेट लॉस करना इज नॉट अ गुड आइडिया, इसके बारे में मैं आपको एविडेंस के साथ समझाऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। तो कैलोरी डेफिसिट के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सरसाइज है। वो इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज डिटरमाइन करता है कि जो वेट आप लूज करोगे वो वेट फैट से आएगा आपकी बॉडी में, या मसल्स से आएगा, या बोथ, या दोनों से आएगा। मतलब जो वेट आप लूज करने वाले हो वो मेनली फैट लॉस होगा, या उसके साथ साथ वो सिर्फ मसल लॉस होगा, या फैट लॉस और मसल दोनों लॉस होंगी। हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें फैट लॉस करना है, मसल लॉस को हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम मसल लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट हमें मसल को अपने इंप्रूव करना है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू आप सिर्फ फैट लूज करोगे, मसल्स को प्रिजर्व करोगे, और ये भी आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। तो वो स्ट्रेटजीज एक्सरसाइज की, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है आपके लिए। आजकल आप देखेंगे मार्केट में आपको हज़ारों तरीके की एक्सरसाइज बताई जाएगी। कोई बोलेगा योगा कर लो वो बेस्ट है, कोई बोलेगा पिलाटे कर लो, कोई बोलेगा कि आपको जुम्बा कर लो, कोई बोलेगा कि आप कार्डियो करो, रनिंग या स्विमिंग करो वो बेस्ट है वो फैट लॉस के लिए। कोई आपको बोलेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो वो बेस्ट है आपके लिए। तो कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए बेस्ट है? देयर आर मिलियन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, उस एक्सरसाइज का डोज क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फैट लॉस करने में। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैलोरी डेफिसिट को सस्टेन करने में, कैलोरी डेफिसिट को सस्टेन करने में, मसल्स को प्रिजर्व करने में। और एक्सरसाइज डायरेक्टली आपकी अडेरेंस को इम्प्रूव करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को कम करता है। तो आप जब एक हेल्दी बिहेवियर और लाइफस्टाइल आप बना रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। आप एक्सरसाइज के बिना एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं फैट लॉस के लिए कि मैं ज़्यादा भागूंगा, ज़्यादा रनिंग करूंगा, ज़्यादा ट्रेडमिल पे भागूंगा तो मेरा फैट लॉस जल्दी होगा। तो वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो काम की नहीं है। तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज को आपको फैट लॉस टूल की तरह यूज़ नहीं करना है। एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में और मसल्स को प्रिजर्व करने में। इसके अलावा एक्सरसाइज को अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, बट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी और अडेरेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी मसल्स को प्रिजर्व करे, सिर्फ फैट लॉस बढ़ाए
वो जो आपका अडेरेंस बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे जो बात करते हैं वो है सेल्फ मॉनिटरिंग। तो सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है अपने फैट लॉस फेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लीजिए आप जितना कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है एंड आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो पहली चीज़ जो आपको कही जाती है कि आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना शुरू करिए। आप अपने फाइनेंसेस को मॉनिटर करना शुरू करिए कि इतनी मेरी इनकम है और मेरा कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ पे मैं ज़्यादा स्पेंड कर देता हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए। ये सब कब हो पाएगा? जब आप उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। आप अपना मंथली बजट डिसाइड करेंगे, उस बजट में किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सब के बारे में आप प्लान करेंगे, अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं अपने फैट लॉस फेज की, तो आपका फैट लॉस फेज सक्सेसफुल होगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना फूड ट्रैक करना आना चाहिए। आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, आपको आपका कैलोरी बजट क्या है, आपको आपके गोल के लिए आपका कैलोरी सरप्लस होना चाहिए या कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, ये आपको ट्रैक करना आना चाहिए। आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, आपको अपना वेट कैसे ट्रैक करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, अपना वेट सही से ट्रैक नहीं करते। उनका फैट लॉस हो रहा होता है बट उन्हें लगता है कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। तो वेट कैसे ट्रैक करना है ये आपको आना चाहिए। आपको अपनी एक्सरसाइज की डोजिंग और एक्सरसाइज कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, ये आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ मॉनिटरिंग में। आपने जो नई हैबिट्स डेवलप करी हैं उन हैबिट्स को ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें आती है सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर। तो अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग सीखते हैं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आप, और ये आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है हेल्दी रहने में। मान लीजिए अगर आप कोच हायर करते हैं, आपके पास कोई बहुत ही अच्छा कोच है, बट आप वो कोच भी आप उसके साथ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करेंगे, वो आपके साथ ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग में वो करके देगा। बट अगर आप इसको खुद सीखते हैं तो जब आपका प्रोग्राम एंड होता है और आप खुद से अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्दी हैबिट्स को सस्टेन करना शुरू करते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग कोई कोच हायर नहीं करते हैं। कोच के साथ या किसी भी डाइट प्लान पे आप एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए काम करते हैं। तो सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इस पूरे फैट लॉस को सस्टेनेबल बनाने के लिए। इसके बारे में भी हम आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपको अपना फूड ट्रैक करना है, कैसे आपको अपना वेट ट्रैक करना है, कैसे आपको एक्सरसाइजेज अपनी मैनेज करनी है, और कैसे आपको अपना वेट लॉस प्रोग्रेस सेल्फ मॉनिटर करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका मैक्रोज। आप देखिए, क्या फैट लॉस के लिए सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो, मतलब जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उससे कम खाएं आप, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट वो कैलोरीज आ कहाँ से रही है ये भी उतना ही मैटर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस फेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मतलब आपका मैक्रो स्प्लिट क्या होना चाहिए, मैक्रो स्प्लिट क्या होना चाहिए, आप कौन से मैक्रोज हैं जो ज़्यादा खाएंगे, किन मैक्रोज को आप कम कंज्यूम करेंगे। मैक्रोज हैं आपके प्रोटीन, कार्ब और फैट। प्रोटीन आप कितना लेंगे, कितना प्रोटीन रखना चाहिए, कितना फाइबर रखना चाहिए। अब देखिए, सेल्फ मॉनिटरिंग के बाद प्रोटीन और फाइबर है यहाँ पे, मतलब प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ब और फैट से आपके फैट लॉस के लिए। जितना ज़्यादा अच्छा प्रोटीन इंटेक होगा, फाइबर इंटेक होगा, उतना आपको हंगर इश्यूज कम होंगे, उतना ज़्यादा आप सेशिएटेड और फील फुल करेंगे। तो ये भी आपके डायरेक्ट अडेरेंस को इम्प्रूव करता है। तो प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, मतलब आप ज़्यादातर फैट लूज करेंगे और ये आपके मसल को प्रिजर्व करने में और बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फाइबर आपको न्यूट्रिशन अच्छा देगा और आपको फुल रखने में हेल्प करेगा। तो प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका कार्ब और फैट। कार्ब और फैट मेनली आप न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करेंगे, आप ज़्यादातर चीज़ें वो खाएंगे जो आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। सिर्फ कैलोरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे फूड, हेल्दी फूड्स इंक्लूड करने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। देखिए, कैलोरी आप एक बर्गर से भी ले सकते हैं, कैलोरी आप एप्पल से भी ले सकते हैं, मगर जो एप्पल से आपको कैलोरी मिलेगी वो न्यूट्रिशन के साथ मिलेगी, क्योंकि वो एक हेल्दी फूड आइटम है।
बेसिकली जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं या जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपको अनप्रोसेस्ड आइटम्स, होल फूड्स, हेल्दी फूड्स, प्रोटीनेशियस फूड, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा। अपने प्रोटीन और फाइबर इंटेक को मैनेज करना होगा फॉर बेटर फैट लॉस। इसके साथ साथ आपको कार्ब और फैट प्रोटीन और फाइबर से कम इंपॉर्टेंट है। कितना रेशियो रखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। कितना प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, कितना फाइबर होना चाहिए आपके लिए, कार्ब और फैट का रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे आगे हम बात करेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सप्लीमेंट्स। अभी लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स को देते हैं। उन्होंने फैट लॉस जर्नी शुरू करी, वो सबसे पहले सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें फैट लॉस में मदद करेंगे, कौन सा सप्लीमेंट है जो फैट लॉस करवा देगा, कौन सा सप्लीमेंट है जो मसल बिल्ड करवा देगा, क्या क्या लेना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करके। अक्सर ऐसे लोग अपना पैसा तो वेस्ट करते ही हैं, साथ में अपने आप को हार्म भी करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो काम तो नहीं करते, साथ में आपको हार्म भी करते हैं। तो इस पे मैं एक सेपरेट सीरीज बनाऊंगा कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपके लिए हेल्दी हैं, और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो वेस्ट ऑफ मनी है, आपका बस पैसा बर्बाद करते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली आइडिया ये है कि आपको सप्लीमेंट वही लेना चाहिए जो आपके डाइट में लैकिंग है। तो इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात करेंगे, सारे रिसर्च पेपर के साथ बात करेंगे कि सप्लीमेंट आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये जो टॉप प्रायोरिटी है, यहाँ पे आपको अपना न्यूट्रिशन, अपने मैक्रोज ये पता होने चाहिए, साथ में आपका माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो भी पूरा होना चाहिए। तो आपको कैलोरी डेफिसिट में तो खाना है, उस कैलोरी डेफिसिट में आपको जितनी लिमिटेड कैलोरीज मिली हुई हैं, मान लीजिए आपको 1500 कैलोरी 2000 कैलोरी के अंदर खाना है, तो उस 2000 कैलोरी के अंदर 1800 कैलोरीज में आपको अपना न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करना है। आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है उस 1800 कैलोरी में, कार्ब कंप्लीट करना है, फैट कंप्लीट करना है, और साथ में आपका माइक्रो न्यूट्रिशन भी कंप्लीट होना चाहिए। आपको विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब आपको मिलने चाहिए अपने फूड से। तो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना इज नॉट इनफ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट इट इज़ नॉट इनफ। आपको अपना न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डाइट प्लानिंग और डाइट स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में आपको हार्मफुल सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है, उन्हीं सप्लीमेंट्स को लेना है जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके फैट लॉस फेज का, ये है ओवरव्यू आपके फैट लॉस फेज का। ऐसा होने वाला है आपका फैट लॉस फेज। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा लग गया हो कि आपकी फैट लॉस जर्नी का रोड मैप क्या है, आपकी फैट लॉस जर्नी कैसे होने वाली है, उसका ओवरव्यू क्या है, एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया होगा आपको। इसके बाद हम आने वाले एपिसोड्स में इन सारे टॉपिक्स पे एक एक फुल एपिसोड डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने फैट लॉस को प्लान कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम बात शुरू करेंगे यहाँ से, कैसे आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, आपको एनर्जी बैलेंस समझाऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जो फैट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं या फैट लॉस शुरू कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।